नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट टू देम हु हैव क्वालिफाइड द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है ना। जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई है। और अब उनको मेरी तरफ से ये है कि आप मेंस के लिए रेडी होइए, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है ना कि संडे को आपका पेपर हुआ था, है ना। संडे को आपका पेपर हुआ था और कल आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, कल आपका रिजल्ट आ गया। सो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट है ना, कितना फास्ट तरीके से आपका ये जो रिजल्ट है वो आ गया। ठीक है। तो जिनका नहीं भी हुआ उनके लिए मैं ये मेरा रहेगा मेरी तरफ से एडवाइस कि आप हताश ज़्यादा ना हो। हाँ, ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि सभी लोग हम लोग तैयारी करते हैं। अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है तो हमारा मन जो है थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। बट ज़्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको। फिर जो भी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो भी आपका अगला एग्जाम है, आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। सो कमिंग टू द टॉपिक, आज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग एथिक्स के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि जो इंजीनियरिंग एथिक्स है वो मेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आज उसी के रिलेटेड था। तो जिनको भी मेंस देना है, जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और जिनको भी ऑब्वियसली सारे लोग ही मेंस लिखेंगे जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो उनके लिए है कि जो आपका इंजीनियरिंग एथिक्स का जो सिलेबस है ना, उसको हम लोग है ना उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम जो सिलेबस है, इंजीनियरिंग एथिक्स में क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये बेसिकली जो है आपका ऑफिशियल सिलेबस है ना, जो आयोग के द्वारा दिया गया है ना, जो कमीशन के द्वारा दिया गया है। और आप इसमें आप हाईलाइटेड पोर्शन पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है इसी में आपका मेंशन्ड है, इट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो ये बेसिकली जो है आपका सिलेबस है एथिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है। सो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट से है ना, हमारे इंस्टीट्यूट से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट से काफी बच्चों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है और काफी अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छे कट ऑफ के काफी अच्छे मार्जिन से लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, तो एक अपडेट था। तो हम लोग अभी उसी तरीके से मेंस का भी अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहाँ पे सारे टॉपिक्स को काफी इलेबोरेट तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल के टॉपिक्स हो या फिर नॉन टेक के टॉपिक्स हो। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग अपना आज का जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग वेटेज की अगर बात करें, है ना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्या इस टॉपिक को स्किप किया जा सकता है ना। आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो वो तो एक तो है कि वो तो आपकी मर्जी है। बट जहां तक अगर मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी, है ना, ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक, है ना, दैट इज गिवन इन द सिलेबस। सिलेबस में जो भी चीज दी गई हुई है, आप उन सारे टॉपिक्स को कोशिश कीजिए कि उसको कवर कीजिए। ठीक है ना, उसको एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर वहां से सवाल आए तो ऐसा ना लगे, है ना, ऐसा ना लगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये चीज ऐसा फील ना हो। क्योंकि अगर आप एक बार भी गो थ्रू किए रहेंगे ना क्वेश्चंस को, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा कुछ लॉजिक आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ ना कुछ आपके माइंड में क्लिक करेगा, जहां से आप हो सकता है उस आंसर को आप पॉजिटिवली मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, एक पॉजिटिव वाइब आएगी अगर आप उसको कभी भी अगर एक बार भी गो थ्रू करेंगे तो। इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक्स को एक बार कम से कम एटलीस्ट गो थ्रू करिए। ठीक है, तो हम लोग वेटेज की बात कर रहे थे। अगर हम वेटेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ से आपके 10 to 15 मार्क्स के यहाँ से आएंगे, है ना, 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है ना, एंड ये 20 मार्क्स तक भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वही बात हो जाएगी कि आप मेंस तो क्वालिफाई कर रहे होंगे, लेकिन आप कट ऑफ जो आपका जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है ना, जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, पता चला आप उससे बाहर हो गए। ठीक है ना, तो ऐसा सिचुएशन ना फेस करना पड़े, इसके लिए आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है ना, हमारा मेन पर्पस क्या है, फाइनल लिस्ट में आना। हमारा मेन पर्पस क्या है, फाइनल लिस्ट में आना ही हमारा मेन पर्पस है। ठीक है ना, तो इसलिए आई एडवाइस यू ऑल कि कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाए, जितना पॉसिबल है उतना कवर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं ये आपको बता रहा था कि आज हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग जो इंजीनियरिंग एथिक्स है उसके रिगार्डिंग, है ना। तो ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन वीडियो है। तो हमारा जो एथिक्स का सिलेबस है ना, उसमें बेसिकली ये चीज मेंशन करा हुआ है कि क्वेश्चन ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, इससे रिलेटेड ही जो सवाल है वो आएंगे। और बहुत ज्यादा इलेबोरेट सिलेबस में नहीं किया गया है ना, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया है, लेकिन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और
बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अदर एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम एजी, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिलेबस को सब क्लासिफाई किया है उसको और डिटेल में, ठीक है। तो हम लोग अभी सिलेबस को देखते हैं। तो जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो है हमारा एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, है ना। जब हम एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करेंगे, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है कि आखिर इसमें पढ़ना क्या होगा, है ना। ये तो बात बताई नहीं, सिलेबस में बस इतना लिख दिया है कि यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन पूछने वाला है। लेकिन उसमें अंदर की चीजें क्या होगी, तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है ना वो है एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, है ना। सो आप सभी लोग इंजीनियर है ना, आप सभी लोग इंजीनियर हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सभी लोग इथिकल हैं, क्या सभी लोग इथिकल हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इथिक्स की बात करते हैं ना, जब हम इथिक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि इथिक्स, सबसे पहली बात तो हमारे माइंड में आता है कि इथिक्स होता क्या है ना। इथिक्स होता क्या है, तो बेसिकली जो इथिक्स है ना, इथिक्स है वो एक कॉमन ह्यूमन वैल्यूज है। इथिक्स क्या है, कॉमन ह्यूमन वैल्यूज है ना, एक मोरल वैल्यू है। क्या है एथिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, एक मोरल वैल्यू है, मोरल वैल्यू है। हालांकि अभी हम लोग ये जो है कि आपका ओरिएंटेशन क्लास है ना, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट एक हम लोग एक हाईलाइट ले रहे हैं। सो एथिक्स है बेसिक क्या, तो अगर हम जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना, तो क्या है, एथिक्स है वो एक मोरल वैल्यू है ना, मोरल वैल्यू है जो कि हमें किस चीज में हेल्प करती है, व्हाई वी रिक्वायर एथिक्स, है ना, व्हाई वी नीड एथिक्स। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है कि टू डू एनी एक्ट, है ना, करेक्टली। जैसे कि हम कई बार हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है राइट और एक होता है रॉन्ग, है ना। तो हम अगर कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो सही हो, है ना, सही हो, वो बेसिकली हमें हेल्प करता है एथिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड गुड एंड बैड, है ना। एथिक्स है दैट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड और व्हाट इज बैड, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, एथिक्स होता है। तो ये हम इस तरीके से नॉर्मली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एथिक्स को, लेकिन जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सब टॉपिक्स है ना, एथिक्स फॉर इंजीनियर्स के जो सब टॉपिक्स है उसमें आपको क्या क्या करने हैं। तो इसमें पहली बात तो हो गया कि व्हाट इज प्रोफेशन, है ना, प्रोफेशन को ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यू आर गोइंग टू वर्क एज इंजीनियर एज ए प्रोफेशन, है ना, एज ए प्रोफेशनल। तो जब आप प्रोफेशन में होते हैं तो हाउ प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन, है ना, हाउ प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम देखें जनरली तो लगेगा कि अरे ये भी हमारा ऑक्यूपेशन है ना, वो भी किसी का ऑक्यूपेशन है। तो जो जो मान लो फ्रूट सेलर है ना, स्ट्रीट वेंडर है, वो भी कोई ना कोई काम कर रहा है, हम एज एन इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू, है ना। यस, देयर इज डिफरेंस, है ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना, बट दैट डिफरेंस इज वेरी वेरी मच टेक्निकल, ठीक है। अगर देखा जाए तो काम वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, ठीक है। काम तो एक चाय वाला भी कर रहे हैं और काम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर रहा है ना। काम तो काम मान लो कोई कंस्ट्रक्शन जो वर्कर है वो भी कर रहा है, और काम है वो इसरो के साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ना। जब हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं ना, तो इट मीन्स की सिंपली, है ना, कि somebody is simply doing this work, है ना, for the sake of earning his livelihood, ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्पेशलिटी की बात करते हैं, स्पेशलिटी, है ना, स्पेशलिटी की बात करते हैं कि बेसिकली जो अगर कोई बंदा अगर काम कर रहा है ना, तो उसमें उसको क्या है, उसमें उसको महारत हासिल है, उसमें उसको स्पेशलिटी मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे उसके पास क्या है, वहां पे उसके पास एक स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी एथिक्स है, एथिक्स को भी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एथिक्स होता क्या है ना, एथिक्स होता क्या है, व्हाई वी रिक्वायर एथिक्स, व्हाई वी नीड एथिक्स, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है ना, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। देन उसमें और है ब्रांचेज ऑफ एथिक्स, है ना। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे एथिक्स को, तो उसमें हम लोग एथिक्स के ब्रांचेज हैं उसको भी देखेंगे, जैसे कि आपका होता है नॉर्मेटिव एथिक्स होता है ना। और जैसे इसमें एथिक्स के अलग अलग ब्रांचेज हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके। तो अगला जो हमारा है वो है कि वाई वी नीड एथिक्स, है ना, हमें एथिक्स क्यों चाहिए, वाई वी नीड एथिक्स, इसको तो वाई इट इज रिक्वायर्ड, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम लोग इसका जो है कि डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है थ्योरीज, है ना, थ्योरीज, इथिकल थ्योरीज जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या है, जैसे कि इसमें है डिओन्टोलॉजी, है ना। पहला क्या है, डिओन्टोलॉजी है, ठीक है, डिओन्टोलॉजी है। दूसरा है वो क्या है, दूसरा है वो है यूटिलिटेरियन, है ना, दूसरा जो है वो है यूटिलिटेरियन एथिक्स। उसके बाद फिर वर्च्यू एथिक्स है, उसके बाद इंडियन एथिक्स है, फिर इस्लामिक एथिक्स है, फिर है बुद्धिस्ट एथिक्स, है ना। मतलब जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, है ना, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, और व्हाट इज गुड और बैड, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो इस्लामिक, है ना, इस्लामिक जो फिलोसफी है, जो इस्लामिक कल्चर है उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो इंडियन एथिक्स है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न एथिक्स, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो काफी डिटेल में हम लोग इस चीज को कर सकेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा
उसके अलावा इसमें हम लोग और क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वर्च्यू फॉर इथिकली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स, है ना। अब जैसे आप इंजीनियर हो, ठीक है, आप इंजीनियर हो तो एक अच्छे पोस्ट पे हो, तो आप क्या, आपके पास क्या इथिकल वर्च्यूज हैं, क्या आप अपने आपका जो टास्क है, आपका जो ड्यूटी है, क्या आप उसको इथिकली परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इन सब चीज से रिलेटेड चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। बीइंग एन इंजीनियर, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, है ना, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है ना, जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जिन्होंने अपना थ्योरी दिया है, उस उनके रिलेटेड भी देखेंगे। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे थिंकर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि जेएस मिल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये आपका टॉपिक 2 है। अगला है टॉपिक 3, ठीक है ना। जो टॉपिक 3 है, ये मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है ना, ये ह्यूमन वैल्यूज की बात करता है। ये किसकी बात करता है, ये ह्यूमन वैल्यूज की बात करता है। ये जो आपका थर्ड टॉपिक है, वो बात करता है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। ह्यूमन वैल्यूज के बारे में ये बात करता है। तो अगर हम कहें कि ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है ना, अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज, तो बेसिकली ह्यूमन वैल्यू होता क्या है ना, तो ये जो ह्यूमन वैल्यू होता है ना, अगर हम इसको कहें तो ये बेसिकली कोर मोरल प्रिंसिपल्स है, कोर मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ ए ह्यूमन, है ना। अगर हम किसी ह्यूमन की बात करते हैं, तो उस इंसान में, जब हम किसी इंसान की बात करते हैं ना, जब हम किसी इंसान की बात करते हैं, तो उसके अंदर की जो कोर मोरल प्रिंसिपल है ना, वही कॉन्स्टिट्यूट करता है ह्यूमन वैल्यूज। जैसे कि कौन कौन से वो कोर ह्यूमन प्रिंसिपल है, कोर मोरल प्रिंसिपल है, वो है कौन कौन से, तो उसमें आपका ट्रस्ट आ गया, है ना। सबसे बड़ा बेहतरीन जो हम कहेंगे ह्यूमन वैल्यूज, वो क्या है, ट्रस्ट, ठीक है। आज के जनरेशन में खास करके, है ना, आज के जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो है ट्रस्ट डिफिसिट का, ठीक है ना। लोगों में ट्रस्ट गैप बहुत ज्यादा हो गया, ट्रस्ट डिफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रस्ट है ना, वो भी क्या है, एक ह्यूमन वैल्यू है। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा आपका ऑनेस्टी है ना। अगला दूसरा क्या है, ऑनेस्टी। तो हम लोग ऑनेस्टी को डिफाइन करेंगे, ट्रस्ट क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ऑनेस्टी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से करेंगे, और इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में नहीं है ना। आपका एग्जाम कैसे फॉर्मेट में है, आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यूज ही आने हैं, तो हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या इसमें करने वाले हैं, इसमें है आपका फॉर्म्स ऑफ डिसऑनेस्टी, है ना। जब हम लोग ऑनेस्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिसऑनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जब हम ऑनेस्टी क्या होता है और डिसऑनेस्टी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिसऑनेस्टी अगर होती है तो उसके क्या क्या फॉर्म्स है, इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करेज के बारे में, है ना। करेज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ, है ना, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन वैल्यूज है, वो क्या है, वो है करेज, है ना। वो है क्या, करेज। क्योंकि जब आपके पास करेज होगा तभी आप किसी चीज को एक्ट कर पाओगे, ठीक है। जब करेज ही नहीं होगा तो आप उस एक्ट को कंडक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आज अगर आप इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसके बाद भी अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, इट मींस कि यू हैव सम काइंड ऑफ करेज, है ना। आपके अंदर कुछ चीज करेज है जो आपको मोटिवेट कर रहा है ना, जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। सो ये जो है करेज आपका ह्यूमन वैल्यू है, वो शो करता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इंटीग्रिटी, है ना। क्या है, इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी भी कोर ह्यूमन वैल्यूज में ही आता है। उसके अलावा काइंडनेस, है ना, काइंडनेस है, आपके अंदर कितनी काइंडनेस है ना, कितनी सेंसिटिविटी है, इमोशनली आप कितना ज्यादा काइंड हो, इन सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फॉरगिवनेस को पढ़ेंगे, एंड देन ह्यूमिलिटी। उसके बाद ग्रेटिट्यूड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। देन वी विल स्टडी अबाउट होप, है ना, होप। क्योंकि अब जैसे देखो, जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, ठीक है ना, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो क्या हो गए, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो वो अगर डिमोटिवेट हो गए हैं, तो उनके पास दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है। या तो वो क्या करेंगे, या तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होप होगा, है ना, होप होगा, और वो होपफुल होंगे कि यार चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगली बार और अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना। हम अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, और जहां पे हमने गलती करी थी उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम सक्सीड कर सकते हैं। तो होप है, होप के साथ अगर इनके पास करेज होगा, है ना, क्योंकि होप कब आएगा,
होप कब आएगा? जब उनके पास करेज होगा, है ना? होप कब आएगा? जब उनके पास करेज होगा। इसका मतलब ये सब जो ह्यूमन वैल्यूज है ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि मान लो मेरे पास होप तो है ना? मुझे उम्मीद तो बहुत है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मुझे मुझे 10 घंटे पढ़ने की करेज नहीं है ना? मुझे 10 घंटे एक जगह पे बैठने का स्टेमिना नहीं है, हम लंबे समय तक नहीं पढ़ाई कर सकते। तो फिर ये जो होप है वो क्या रहेगा? एक मेंटल स्टेट में ही रहेगा, उसको आप मटेरियलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? उसको आप मटेरियलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज है ना कहीं ये सब जो कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं वो आपके अंदर एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहते हैं ना, इंटीग्रेटेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो है परसिवरेंस। अब देखो परसिवरेंस कितना ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है ना, कि अब कई बार हम लोग क्या होता है ना कि एक दो बार फेलियर हुआ उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं ना, एक दो बार फेलियर मिल गया उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो परसिवरेंस जो ह्यूमन वैल्यूज है वो आपको पुश करता है कि आप क्या है, आप उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं ना, आप उसके लिए फर्दर उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर से उसके लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। तो परसिवरेंस हो गया। उसके बाद हो गया इम्पैथी। अब देखो इम्पैथी है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है, क्योंकि अगर अगर किसी के अंदर इम्पैथी नहीं होगा, है ना, इम्पैथी नहीं होगा तो दूसरे की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकता, ठीक है ना, दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता है। जैसे कि मान लो जब आप इंजीनियर रहोगे, है ना, जब आप इंजीनियर रहोगे, सपोज कि योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज वेरी मच वीक, है ना, ऐसा है मतलब किसी का भी ऐसा हो सकता है कि उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ना, उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत कमजोर है ना, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन ही स्टडीड वेरी हार्ड, काफी मेहनत किया और उसके बाद फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड एज एन इंजीनियर, ठीक है। अब देखो अब उसके पास ऐसा कुछ कोई दूसरा कोई उसको अगर दिखता है कोई दूसरा कोई ऐसा स्टूडेंट दिखता है जिसकी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, बहुत ज्यादा वीक है ना, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। तो ये जो आदमी है ना, ये जो इंजीनियर है जो बहुत गरीबी से निकल के बना है, वो इसकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगा, है ना, इसकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, बिकॉज दैट पर्सन हु इज इंजीनियर राइट नाउ ही हैज आल्सो फेस्ड दैट सिमिलर प्रॉब्लम, है ना। तो उसके पास इसके प्रति क्या होगी, इंपैथी होगी, है ना। ये इस बंदे को समझ पाएगा कि नहीं यार, जब पैसे नहीं होते हैं तो कितना मुश्किल होता है अपने स्टडी को कंटिन्यू करना, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इंपैथी। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो इन सब चीजों को बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के और अच्छे तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। ये हो गया इंपैथी। उसके बाद है कंपैशन। कंपैशन देखो, कंपैशन कितना इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू है कि अगर किसी आदमी के अंदर कंपैशन ना हो, है ना, अगर मान लो हमारे सोसाइटी से कंपैशन को हटा दिया जाए तो हमारी सोसाइटी बहुत ही नीरस हो जाएगी, बहुत ही बेजान हो जाएगी, है ना। लोग किसी एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, है ना। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैशन। लोग क्या है, अंदर से दयालु प्रवृत्ति के होते हैं ना, अंदर से भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपैशन। तो इन सब ये तो मैं अभी बहुत ही लेमन टर्म में मैं बताया हूँ, ये सारी चीजों को मैंने बहुत ही लेमन टर्म से और टर्म में बताया हूँ, और है ना। लेकिन जब हम पार्टिकुलरली इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, है ना, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम लोग साथ में एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं बता रहा हूँ ये जो टॉपिक 3 है ना, ह्यूमन वैल्यूज, ये समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन्हीं सब चीजों से, ठीक है ना। इसमें और भी चीज ऐड कर सकते हैं जैसे कि प्रोबिलिटी, है ना, प्रोबिलिटी हो गया, इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी, इन सब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ह्यूमन वैल्यूज है जिसको हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एथिकल डिलेमास, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एथिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथिकल डिलेमा और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एथिकल डिलेमा और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो इथिकल डिलेमा होता क्या है ना, इथिकल डिलेमा क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए मतलब अभी ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक रफ लेमन टर्म में हम अगर इसको समझना चाहें तो आप जैसे इस पिक्चर को देखिए, है ना, अगर आप जब इस इमेज को देखते हो तो यहाँ पे 2 एरो बनाए हुए हैं ना, एक एरो है जो आपको, है ना, एक जो एरो है वो आपको इधर दिखाता है ना, अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले, है ना, रीजनिंग में हम लोगों ने किया था, तो एक जो एरो है वो आपको, है ना, राइट शो कर रहा है, एक है वो लेफ्ट शो कर रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एक ईस्टवर्ड साइड में, एक है वो वेस्टवर्ड साइड में, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो आदमी है इसके पास क्या है, इसके पास 2 विकल्प है ना, इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इधर जाए या इधर जाए, एंड ही इज कंफ्यूज्ड, है ना। ये बेसिकली क्या होता है, कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड। इथिकल डिलेमा जो है वो क्या है, एक तरीके का कंफ्यूजिंग, एक सेकंड पेन चेंज करने दो, कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, है ना, कैसा है बहुत ही अनक्लियर और हेजी, और यू कैन से दैट कि इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, है ना, जिसमें क्या है, जिसमें 2 चीजों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो 2 चीजों को क्या है, 2 चीजों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। सो बेसिकली ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल चॉइसेस, है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल चॉइसेस है। मतलब चीजें क्या है, चीजें जो है वो क्लियर नहीं है ना, जो थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, है ना, थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, है ना, 2 चीजों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का हो सकता है, तो इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का होता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया
इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, है ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट, है ना, और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा और इसमें क्या आ सकता है, किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स और आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है ना, तो इसमें हो गया लाइक हाई प्रेशर टू, है ना, प्रेशर प्रेशर फ्रॉम हायर ऑफिशियल्स और लीडर्स, है ना, लीडर्स और वही पॉलिटिशियंस, है ना। तो आपके पास मान लो कि आपको आपको आपका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो ड्यूटी है, वो आपको किसी और काम करने के लिए, है ना, किसी और काम करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर हो सकता है ना, कोई हायर ऑफिशियल्स का प्रेशर हो या कोई पॉलिटिशियन का प्रेशर हो कि नहीं, आप इसको काम को नहीं, आप इसको ऐसे नहीं, आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी इथिकल डिलेमास होगा, तो उसमें आपको कैसे सेलेक्ट करना है बिटवीन योर ड्यूटी, है ना, बिटवीन योर ड्यूटी एंड बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो एक्सटर्नल प्रेशर जो आपके ऊपर आया है, उन सब चीजों को हाउ विल यू टैकल, है ना, हाउ विल यू टैकल। तो ये सब जो सिचुएशंस है ना, ये सब जो सिचुएशन है, वो इथिकल डिलेमा से आप डील करोगे, ठीक है ना। इसी में और अगर देखते हैं तो इसमें और क्या क्या चीजें हैं, उसमें देखिए है रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल डिसोबीडियंस, है ना। उसके अलावा क्या है, उसमें आपका इसमें विसल ब्लोइंग, है ना, विसल ब्लोइंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि इसमें विसल ब्लोइंग मतलब बेसिकली होता क्या है, विसल ब्लोइंग मतलब होता है कि अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, है ना, आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको पता चला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा करप्शन है ना, बहुत ज्यादा करप्शन है, ऐसा कुछ आपको पता चलता है, ठीक है। तो अब नाउ इफ यू आर रेजिंग दिस इशू, है ना, इफ यू आर रेजिंग दिस इशू कि मेरे डिपार्टमेंट में करप्शन है, देन इट मींस कि यू आर ए विसल ब्लोअर। अगर आप कोई भी चीज गलत है उसके लिए अगर आप आवाज उठा रहे हो, इट मींस कि यू आर ए विसल ब्लोअर, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें गिफ्ट एंड ब्राइब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, गिफ्ट क्या होता है, ब्राइब क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसको भी देखेंगे। और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, उससे रिलेटेड देखेंगे। आईपीआर में हम लोग पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, तो उन सब चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज क्राइम एंड पनिशमेंट, है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट में क्या इथिकल डिलेमास आते हैं, है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट जो पनिशमेंट होता है उसमें क्या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन दोनों में उस केस में क्या क्या इथिकल डिलेमास आ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू तो हम लोग करेंगे ही, वहां से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक है ना, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर्स, है ना, वो क्या है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर्स के बारे में, ठीक है। जो एज एन बीइंग एन इंजीनियर, व्हाट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, बीइंग एन इंजीनियर, व्हाट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन, है ना। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स की बात करते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। तो इन शॉर्ट अगर इन शॉर्ट कहें तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट मींस की बीइंग आंसरेबल टू फॉर योर एक्शन, है ना। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसको हम इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल, है ना। और रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे आंसरेबल कर दे, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बीइंग आंसरेबल, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही डिफाइन कर रहे हैं। फॉर योर एक्शंस डिसीजंस, है ना, फॉर योर एक्शंस डिसीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई काम किया, है ना, आपने कोई काम किया, तो आपने जो काम किया उसका 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 जो आउटकम रहा ना, उसका जो आउटकम रहा वो क्या रहा, है ना, उसकी वजह से क्या चीजें हुई, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही, है ना। तो आप जो भी काम करते हो उसके लिए आप आंसरेबल हो, है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से तरीके से डिटेल में देखेंगे कि बीइंग एन इंजीनियर, है ना, जो आप काम करते हो क्या आप उसके लिए आंसरेबल हो, है ना। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सिविल इंजीनियर हो तो उसके लिए आप देखोगे कि जो डिजाइन है वो सेफ है कि नहीं, है ना। आप जब मान लो कोई भी जो कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट हुआ, तो जब आप बाद में उसको वेरीफाई करने जा रहे हो, है ना, तो उसको आप सही तरीके से, है ना, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को, कोई भी अगर नेग्लिजेंस है तो उसको आप सामने लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि जो नेग्लिजेंस हुआ उसको आप अवॉइड कर दें, ठीक है। इन सब चीजों को भी देखना, तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा है व्हाई इंजीनियर्स एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। कई जगह पे आप देखते होंगे न्यूज में, है ना,
कि क्या है, नया नया पुल बना और क्या हो गया, जो पुल था है ना वो बीच से टूट के गिर गया। ठीक है, पुल था वो बीच से ऐसे क्रैक होकर गिर गया। ठीक है, तो कैसे गिर जाता है, नई पुल कैसे टूट गई, इसका मतलब कोई ना कोई इंजीनियर तो इरिस्पॉन्सिबली बिहेव किया होगा, कोई ना कोई इंजीनियर ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसने जिसने क्या किया, जिसने इस ब्रिज को पास कर दिया कि भाई ये ब्रिज बिल्कुल सही बनी हुई है ना। तो सही तरीके से उसकी क्वालिटी की चेकिंग नहीं करी गई, सही तरीके से उसके डिजाइन को चेक नहीं किया गया है ना, उसको पास कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये किसी न किसी इंजीनियर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है वो कोलैप्स किया। उसी तरीके से कोई भी दूसरा अपार्टमेंट हो गया, अदर बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, वाई इंजीनियर्स एक्ट इरिस्पॉन्सिबली। आखिर क्या रीजन रहता है जिसकी वजह से जो इंजीनियर्स हैं वो इरिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस एंड पावर के बारे में। इन्फ्लुएंस क्या होता है, पावर क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे, है ना। इन सब चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी क्या होता है, पावर क्या होता है। एंड फाइनली वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्रोफेशनल राइट्स, कि जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में होते हैं, तो हमारे पास क्या क्या राइट्स होते हैं, है ना, हमारे पास क्या क्या राइट्स होते हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट राइट्स वर्सेस ड्यूटीज, है ना। क्योंकि देखो हमारे पास जब हम कोई राइट एंजॉय करते हैं ना, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आल्सो एंजॉय सम वी आल्सो हैव सम काइंड ऑफ ड्यूटीज, है ना। लेकिन हमें हमेशा अपने राइट्स का ध्यान रहता है, लेकिन अपने ड्यूटीज का ख्याल नहीं रहता है। ऐसे ही होता है हमारे एज ए बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें क्या है, हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो तो हमें याद रहता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज होता है कि बीइंग ए प्रोफेशनल आल्सो बी ऑलवेज रिमेंबर आवर राइट्स, बट बी we tend to forget our duties। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि बीइंग एन इंजीनियर, है ना, आपका क्या प्रोफेशनल राइट रहेगा और क्या ड्यूटीज रहेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, जो वो है आपका अगला टॉपिक है, दैट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स, है ना। इन्वायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होता है, चाहे वो ब्रिज बनना हो, चाहे वो डैम्स बनने हो, या कोई अपार्टमेंट्स बनना हो, सबसे पहला जो लॉस होता है वो क्या होता है, वो आपका इन्वायरमेंट का ही होता है। चाहे वो रोड्स बनने की बात हो, सबसे पहले क्या होता है, इन्वायरमेंट का डैमेज होता है। और कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, क्या करो, जंगलों को काटो, है ना, जंगलों को काटो, पेड़ पौधों को काटो, सबसे पहला काम होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, है ना, हम ये नहीं सोचते कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हम करने जा रहे हैं, है ना, जो हम डिफॉरेस्टेशन करने जा रहे हैं, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उसका इन्वायरमेंट पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम लोग, है ना, भूल जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है जब भी कोई प्रोजेक्ट बनना जब भी कोई प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है, उसके पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। ठीक है ना, तो उसी में है आता है आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स, जिसमें जिसमें आपको पढ़ना होता है कि वैल्यूज वैल्यूज ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट का क्या वैल्यूज है ना, वैल्यूज एंड द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट की क्या वैल्यूज है ना, इन्वायरमेंट का क्या वैल्यूज है, उसको आपको पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजों को देखेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स वगैरह, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका एथिकल एथिकल डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, है ना। इन्वायरमेंटल को लेकर के क्या क्या एथिकल डायमेंशंस हैं, क्या क्या एथिकल डायमेंशंस है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। सो अगर हम इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या है, इट्स ए ब्रांच ऑफ एथिकल थॉट दैट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट, है ना। तो ये जो आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स है, ये किसकी बात करता है, रिलेशनशिप between humans and their environment, natural environment। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है वो कवर होगा। एंड जो फाइनली जो आपका लास्ट टॉपिक है, वो है आपका एथिक्स का जो लास्ट टॉपिक है, वो आपका रहेगा कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल कोड्स के बारे में। ठीक है, कि बीइंग एन इंजीनियर, व्हाट्स योर कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट्स योर टेक ऑन इन्वायरमेंट, इन सब चीजों को आपको बताया जाएगा। तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल कोड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म, है ना, व्हाट डज इट मीन। जब हम प्रोफेशनल की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्रोफेशन और, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन वर्सेज ऑक्यूपेशन को डिस्कस किया था, है ना, जिसमें हमने बताया था कि जो ऑक्यूपेशन वो बेसिकली क्या था, कोई भी काम होता है फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड, है ना, फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन वही जो आपको प्रोफेशन होता है, इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है ना, एक पार्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा इसमें
स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कि कोई साइंटिस्ट हो गया, है ना, साइंटिस्ट हो गया वर्किंग इन इसरो, कोई इंजीनियर हो गया, है ना, डॉक्टर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब स्पेशलाइज्ड वर्क है तो दोनों काम ही, लेकिन ये क्या है, जो प्रोफेशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, है ना। लेकिन जो ऑक्यूपेशन होता है ना, उसमें उसमें कोई ऐसा प्रॉपर स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, वो काम कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। इट्स सिंपली लाइक एनी अदर वर्क। फॉर एग्जांपल क्या, स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, फ्रूट सेलर्स, ये सब। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। उसके अलावा हम लोग इसमें और क्या करने वाले हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ कोड्स, है ना, ये जो कोड्स हैं, जो कोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। एंड फाइनली वी विल आल्सो स्टडी अबाउट एथिक्स एंड कंडक्ट ऑफ इंजीनियर्स, है ना, एक इंजीनियर का क्या एथिक्स एंड क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उन सब चीजों को देखेंगे। और जो क्वेश्चंस होता है इन्हीं से रिलेटेड, जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस होगा, उसको भी हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका इंजीनियरिंग एथिक्स का पूरा सिलेबस, जिसको हमने काफी इलेबोरेट तरीके से डिटेल्ड वे में देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। जब हमारी क्लासेस शुरू होगी तो उसमें हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को, है ना, एक एक करके सारे टॉपिक्स को डील करेंगे, और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इसको कवर करें। अभी हमारे से जो भी लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल में जो किए थे, उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा है ना, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। और उनको रीजनिंग के मैराथन सेशन से, करंट अफेयर्स के भी जो हम लोगों ने सेशन किया था, उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा, है ना। बच्चों के ये रिव्यू है जो ऐसा बता रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, एथिक्स वाले में भी जुड़िए, बाकी टेक्निकल में तो आप प्रदीप सर का क्लास लेते ही हैं। सो मुझे आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करना था आपसे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब अब ये क्लासेस कब स्टार्ट होंगी उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ये एक ओरिएंटेशन क्लास था, है ना, रिगार्डिंग इंजीनियरिंग एथिक्स, जिसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने देखा कि एग्जाम में इसकी वेटेज क्या रहेगी, है ना, एग्जाम में इसकी वेटेज क्या रहेगी, और इसका जो सिलेबस था उसको हम लोग काफी एनालिटिकल तरीके से इसको अप्रोच किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, खास करके जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।